बचत करने वाली वर्सेस खर्चीली बहू। गोरी खूबसूरत मॉडल निशा अपने हाथों में कई सारी थैलियाँ लेकर एक बड़े से घर के अंदर आती है। माय गॉड, ये गर्मी कितनी ज्यादा है। सामने घर में निशा का पति अभय, देवर अजीत, सास ससुर शालिनी, दीपेश और दो नंद आरती, कविता, ये सब बैठे थे। शालिनी और उसके परिवार वाले कूनपुर गांव में अपने बड़े से घर में रहते हैं। उसके परिवार वाले मिडिल क्लास लोग हैं। इतना सारा सामान, भाभी ये सामान किसका है? ये सारा सामान मेरा ही है कविता। मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। बहू, तेरे पास कपड़े तो थे ना, फिर तुझे नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? सासू मॉम, मेरे सभी कपड़े पुराने हो चुके थे, इसीलिए मैं ले आई। अभय जी, ये रहा मेरे शॉपिंग का बिल जो मैंने आपके क्रेडिट कार्ड से किया है। आप शाम तक इसका बिल पे कर देना। निशा अभय को बिल देकर सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। 80,000 रुपए? निशा ने 80,000 रुपए की शॉपिंग की? क्या 80,000 रुपए की? बहू पागल तो नहीं हो गई ना? इतनी शॉपिंग कौन करता है भला? बेवजह हर समय बहू फिजूल पैसा खर्च करती जा रही है। हमें तो कोई 10 रुपए की चीज तक नहीं लाने देता और भाभी 80-80 हजार की रुपए की शॉपिंग कर रही है। शालिनी की बहू निशा बहुत ही अमीर परिवार से थी। वो अपने साथ दहेज में लाखों रुपए का सामान ले आई थी। उसे हर समय फिजूल पैसा खर्च करने की आदत थी और परिवार में भी उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि निशा ने दहेज लाकर सबका मुंह जो बंद कर दिया था। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। निशा हर रोज ऐसे ही फिजूल खर्च करने लगी। वो दिन में रोज 2 पार्लर जाकर अपना मेकअप करती थी। एक शाम, सुनिए जी, अब समय आ चुका है अजित की भी शादी करवाने का। हम कोई अच्छी सी लड़की देखकर अजित की भी शादी करवा देते हैं। वाह, ये तो बढ़िया प्लान है। इसका मतलब अब मुझे फिर से देवर जी की शादी के लिए शॉपिंग करनी होगी। भाभी, एक दुकान भरकर तो आपके पास कपड़े सामान रखा हुआ है, आप फिर भी शॉपिंग करने की बात कर रही हो। बेवजह पैसा उड़ाना भी अच्छी बात नहीं है भाभी। अरे भाई, मेरे पति जब इतना पैसा कमाते हैं तो उसे खर्च करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो खाने में अनाज भी क्यों खाती है बहू? पैसा, जेवर, ये सब ही खा लिया कर तू खाने में। बस शालिनी, बात को खत्म करो। मैं कल ही शामू भाई को अजीत के लिए लड़की देखने की बात कहता हूँ। उसके बाद कुछ ही दिनों में दीपेश, शालिनी, अजीत की शादी एक गरीब लड़की अनीता के साथ करवा देते हैं। अनीता पास के गांव में अपने गरीब माता पिता के साथ रहती है। शादी के दूसरे दिन, जेठानी जी, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा कैसे शुरू करते हैं? देख, ये इसका बटन है और यहाँ से ये कम और ज्यादा होता है। रुक, मैं तुझे ऑन करके दिखाती हूँ। निशा इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन को शुरू करती है तो वो ऑन नहीं हो रहा था। अब इसे क्या हुआ? ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? निशा इंडक्शन को बार बार ऑन करने लगती है पर इंडक्शन है कि ऑन ही नहीं हो रहा था। लगता है ये खराब हो गया है। रुक, मैं माँ जी को कहती हूँ नया इंडक्शन लाने के लिए। निशा के ससुराल की रसोई में गैस चूल्हा नहीं था, वहाँ केवल इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन था। क्योंकि निशा को खाना बनाना करना इसी पर आता, तभी दोनों बाहर आते हैं। बहू, अभी 3 महीने पहले ही तूने 5,000 रुपए का इंडक्शन लिया था, इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया इंडक्शन? सासू मॉम, अब वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, हो जाती है वो खराब। लाइए, मुझे पैसे दीजिए, मैं नया इंडक्शन ले आती हूँ। बहू, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है और बेवजह नया इंडक्शन लाने की जरूरत भी नहीं है। माँ जी ठीक कह रही है जेठानी जी, ये इलेक्ट्रिक चीजें चलते चलते कब बंद हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। हम रसोई में मिट्टी का चूल्हा बना लेते हैं ना और उसी पर खाना बनाना करते हैं। इससे हमारे इलेक्ट्रिक चूल्हे के पैसे भी बच जाएंगे और गैस के भी। ओह, बचत कंजूसी की दुकान। मुझे चूल्हे गैस पर खाना बनाना नहीं आता। कोई नहीं जेठानी जी, खाना और रसोई का काम मैं कर लिया करूँगी। मुझे तो आदत है मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की। हमें छोटी छोटी बातों में हमेशा बचत करते रहना चाहिए। वाह बहू, कितनी समझदार है तू। निशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, अनीता बहू, ये पैसे ले और अपने लिए नए कपड़े खरीद कर ले आ। नहीं माँ जी नहीं, मेरे पास तो पहले से ही काफी सारे कपड़े पड़े हैं, फिर मैं नए कपड़े लाकर फिजूल पैसा बर्बाद क्यों करूँ? इडियट, गवार हमेशा गवार ही रहते हैं। अनीता बहुत ही बारीकी बात और बचत करने वाली थी। उसे फिजूल खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रात का समय,
रोज की तरह अजीत अपने कमरे में अनीता को 500 रुपए देता है। ये लो अनीता, तुम्हारी रोज की पॉकेट मनी। अनीता 500 रुपए ले लेती है। अनीता, मैं रोज तुम्हें 500 रुपए देता हूँ, तुम उन पैसों से क्या सामान लाती हो? ऐसा तो मुझे कोई सामान दिखाई देता ही नहीं। जी, ये पैसे मैं अपने पास संभाल कर रखती हूँ, जब मुझे कोई चीज लानी होगी तो मैं ले आऊंगी। अजीत रोज अनीता को खर्च के लिए पैसे देता था। अब इसी तरह महीने दर महीने बीतने लगते। अनीता हर छोटी छोटी बातों में बचत करती रहती और निशा हर रोज अपने पति के हजारों रुपए फिजूल खर्च करती थी। करीब 3 से 4 साल का समय बीत जाता है। निशा और अनीता दोनों एक एक बच्चे को जन्म देते हैं। अनीता का बेटा 1 साल का था और निशा का बेटा 2 साल का। एक शाम अचानक निशा का बेटा महेश जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ निशा, इसे क्यों ये इतना रो रहा है? पता नहीं जी, मैं कब से इसे चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ पर ये चुप ही नहीं हो रहा। निशा का बेटा महेश लगातार रोए जा रहा था। करीब पूरी रात महेश रोता रहा। अगले दिन अभय, तू महेश को डॉक्टर के पास लेकर जा, क्या पता बच्चे को क्या तकलीफ हो रही है। तभी निशा अभय महेश को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं, जहां काफी घंटों के चेकअप के बाद पता चलता है कि महेश के दिल में एक छेद है, जिसमें से लगातार ब्लड निकलता जा रहा है। ये जानकर निशा और अभय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मेरे बच्चे के दिल में छेद है? हमें तुरंत महेश का ऑपरेशन करना होगा, आपके बच्चे के पास काफी कम समय है। ये सुनकर दोनों कूद कूद कर रोने लगते हैं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन काफी बड़ा रहेगा और इसमें रिस्क भी ज्यादा रहेगा। आप 40 लाख रुपए की व्यवस्था कर दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू कर सकें। ये सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। क्या 40 लाख रुपए? अब हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आए? दोनों घर आते हैं और सबको सारी बात बताते हैं। क्या 40 लाख रुपए? अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? मेरे बच्चे को बचा लीजिए माँ जी, अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। पूरा परिवार इस खबर को सुनकर दहशत में चला जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने केवल 4 दिन का समय दिया था। भाई भाभी, आप घबराइए मत, हम महेश को कुछ नहीं होने देंगे। बेटा, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? बाबा, मैं अपनी कमाई से हर महीने 10,000 रुपए एक फंड में जमा करवाता आया हूँ और पिछले 3-4 साल से उसमें 15 लाख तो जमा हो ही गए होंगे। और मेरे पास भी करीब 10 लाख रुपए के जेवर और पैसे हैं। इतने पैसे तुमने कैसे जमा किए? माँ, अनीता ने मुझसे कहा था यही पैसा मुझे जमा करवाने लगाती थी। मेरे पास का सारा पैसा तो निशा ने अपने फिजूल खर्च में ही उड़ा दिया। देखो निशा, आज क्या हो गया। अगर तुम अनीता की तरह बचत करती तो आज हमारे पास भी पैसा होता और हम अपने बच्चे का ऑपरेशन करवा सकते थे। अभय निशा को खूब खरी खोटी सुनाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भाई, ये समय बहस करने का नहीं है। हमारे पास 25 लाख रुपए है, हम बाकी की रकम मार्केट से लोन उठा लेते हैं। उसके बाद अजित अभय अपने घर पर मार्केट से 15 लाख रुपए का लोन उठाते हैं और महेश का ऑपरेशन करवा लेते हैं, जिसके बाद 3 से 4 महीने में महेश ठीक हो जाता है। एक शाम सब घर में थे। अनीता, देवर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे को बचाने के लिए मेरी बहुत हेल्प की है। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। जेठानी जी, इसमें एहसान कैसा? महेश हमारा भी तो बच्चा है ना। तुम दोनों ने मुझे एक सीख दी है कि बचत करना इंसान के लिए आगे में फायदेमंद साबित होता है। अब से मैं भी हमेशा बचत करूंगी और अपने फिजूल खर्च हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद से निशा ने हमेशा के लिए फिजूल खर्च करना बंद कर दिया और वो अपनी देवरानी की तरह बचत करके खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगी। बहू शालिनी अपनी नंद और सास पर गुस्सा कर रही है। ये क्या है, खाने में सिर्फ दाल और चावल? आप अच्छे से जानती है ना मैं सिर्फ दाल चावल नहीं खा सकती। उसके बाद भी आपने दाल चावल ही बना दिए। बहू, आज घर में सब्जी नहीं थी ना, इसलिए दाल चावल बना दिए। आज खा लो, कल मैं तुम्हें जो तुम कहोगी वही बना दूंगी। मैं कैसे खा लूं? मैं नहीं खा सकती। आप लोग खाओ ये रूखा सूखा खाना। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने लिए अलग खाना मंगवा लूंगी। हे भगवान, किस गरीब खानदान में आपने मेरी शादी करवा दी। यहाँ तो ठीक से खाने के लिए भी नहीं है। गुस्से में बहू चली जाती है और नंद और सास शर्मिंदा होते हैं। रात को शालिनी अपने पति से लड़ रही है। आकाश, मैं कोई ऐसे वैसे खानदान से नहीं हूँ, एक अमीर परिवार से हूँ। ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो।
उसके बाद भी मैं यहाँ गरीबी में तुम्हारे साथ रह रही हूँ। मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ शालिनी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तुम्हारे पिता को हमारे परिवार की कंडीशन पहले से ही पता थी। उसके बाद भी अगर उन्होंने तुम्हारी शादी यहाँ कर दी तो इसमें हमारी क्या गलती है। और अब जो भी है यही है, और तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती ऐसे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम खाना तो अच्छा मिले। तुम्हें पता है ना, मैं 10 तरह के पकवान खाने वाली लड़की हूँ, और तुम्हारे यहाँ आकर रूखे सूखे दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खा सकती। हमारे यहाँ जो बनता है हम वो ही खाते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो खाओ, नहीं लगता है तो अपने पिता के यहाँ से मंगवा कर खा लो। लेकिन रोज रोज मुझसे इन बातों के लिए लड़ाई मत किया करो। मैं वैसे ही ऑफिस से थक कर आता हूँ, मुझे शांति चाहिए शालिनी। मैं रोज रोज इन बातों के लिए नहीं लड़ सकता। पति गुस्से में बाहर चला जाता है और शालिनी वहीं खड़ी रह जाती है। अगले दिन सुबह शालिनी का पति, सास और नंद चाय और रोटी खा रहे होते हैं। ये देखकर शालिनी उनका मजाक बनाती है। ये क्या, नाश्ते में कुछ नहीं बनाया है क्या? बेटा, रात में रोटी ज्यादा बच गई थी ना, इसलिए हम लोग वही खा रहे हैं। तुम्हें कुछ बनाना है तो बना कर खा लो। क्या, रात की बची हुई रोटियां मैं खाऊंगी? पागल समझा है क्या मुझे, जो मैं बासी रोटी खाऊंगी? मैंने जिंदगी में कभी रात की बची हुई रोटी नहीं खाई है। हाँ भाभी, हम जानते हैं आप थोड़े बड़े घर की बेटी हैं, आपने नहीं खाई होगी, लेकिन हम लोग तो खा लेते हैं, क्योंकि अन्न का अपमान करना हमने नहीं सीखा। खाना फेंकने से तो अच्छा है उसे खा लीजिए, और ये रोटी खराब नहीं होती है, ताजी है। तुम मुझे ज्ञान मत दो मीना, मुझे अच्छे से पता है कि क्या सही है क्या गलत है। कहाँ मैं सुबह नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स, सैंडविच और ब्राउनी खाने वाली लड़की, और तुम लोगों के साथ बैठकर चाय रोटी खाऊंगी। मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा है अभी। ठीक है, तो तुम अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखो और ऑनलाइन मंगवा कर कुछ खा लो। हम लोग भी इसी में खुश हैं। शालिनी को गुस्सा आ जाता है और वहां से वो चली जाती है। रात में सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शालिनी भी वहीं बैठी है और अपना मोबाइल चला रही होती है। मम्मी, दिवाली आ रही है, मुझे नए कपड़े लेने हैं। नए कपड़े तो बेटा पता नहीं मैं तुझे दिला पाऊंगी या नहीं। तुझे तो पता ही है ना, दिवाली जैसे त्योहार पर कितना खर्चा होता है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं नए कपड़े नहीं लूंगा। इस बार अपनी बहन को दिलवा दूंगा। वैसे भी मेरे पास बहुत ऐसे कपड़े पड़े हैं। बहू, तुम्हारी पहली दिवाली है, तुम्हें कुछ लेना हो तो मुझे बता देना। मम्मी जी, आप दिलवाएंगी मुझे? जिनके पास अपनी बेटी को दिलवाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो मुझे कपड़े दिलवाएंगी? आप तो रहने दीजिए, मुझे जो लेना होगा मैं खुद ले लूंगी। वैसे भी मैं अपने पापा को एक फोन करूंगी तो पूरी दुकान मेरे घर भिजवा देंगे। मुझे आपसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। शालिनी, ये क्या तरीका हुआ मम्मी से बात करने का? एक तो वो तुमसे इतने प्यार से बोल रही है, और एक तुम हो कि ताना मार रही हो। मैंने कोई ताना नहीं मारा है, मैंने तो सच ही कहा है। तुम खुद बताओ, मेरी एक ड्रेस 4 से 5 हजार रुपए तक की आती है। क्या इनकी औकात है मुझे इतने महंगे कपड़े दिलवाने की? जो दिलवा सके। हाँ। शालिनी, तमीज से बात करो, तुम मेरी माँ से बात कर रही हो। अरे आकाश बेटा, ऐसे चिल्लाते नहीं हैं अपनी पत्नी के ऊपर। और वो तो सही बोल रही है ना, हमारी कहाँ इतनी औकात है कि हम उसे इतने महंगे कपड़े दिलवा सके। मेरी वजह से तुम दोनों लड़ाई मत करो। लेकिन माँ, ये क्या तरीका है बात करने का? इसे तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। बड़ों से कैसे बात करते हैं? तुम्हें बहुत तमीज है अपनी पत्नी से बात करने की। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। मेरी किस्मत फूटी थी जो इस घर में मेरी शादी हुई है। शालिनी वहां से उठकर चली जाती है और सब उसे जाता हुआ देख रहे होते हैं। रात में शालिनी गुस्से में अपने कमरे में बैठी है और उसने खाना भी नहीं खाया है। उसकी सास और ननद उसके लिए खाना लेकर आते हैं। शालिनी बेटा, लो खाना खा लो, ऐसे गुस्से में खाना थोड़ी ना छोड़ते हैं। आप क्यों आई हैं यहाँ? मुझे खाना नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से खाना। भाभी, ऐसे तो लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, लेकिन छोटे मोटे झगड़ों में खाना खाना थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा खा लो भाभी प्लीज। मैंने कहा ना मीना, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। तुम लोग जाओ यहाँ से और अपना खाना भी ले जाओ यहाँ से। देखो ना भाभी, हमने आपके लिए बाहर से फ्राइड राइस मंगाया है। आपको घर का खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं खुद जाकर आपके लिए बनवा के लाई हूँ। थोड़ा सा खा ले बेटा, ऐसे भूखे पेट नहीं सोते, वरना नींद नहीं आएगी। इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, पति पत्नी में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। थोड़ा सा खा ले।
मैंने कहा ना, आप दोनों ये खाना ले जाइए, मुझे नहीं खाना, आप दोनों चले जाओ यहाँ से। शालिनी की सास और नंद निराश होकर खाना लेकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजती है। शालिनी जाकर दरवाजा खोलती है और बॉक्स में पैक होकर उसके लिए बहुत सारा सामान आया है जो उसके पापा ने भिजवाया है। कौन है बहू, कौन आया है? कोई नहीं मम्मी, मेरे पापा ने मेरे लिए सामान भिजवाया है। क्या सामान? भाभी आपको कुछ चाहिए था तो हमें बता देती। हाँ, जैसे तुम मुझे बहुत सराहकों पर बिछा कर रखते हो ना, मेरी हर जरूरत पूरी कर सकते हो। मेरे पापा ने मेरे लिए नए कपड़े, मेरा मेकअप का सामान और मेरे खाने पीने का सामान भिजवाया है जो तुम लोग कभी मुझे दे नहीं सकते हो। शालिनी उनकी इंसल्ट करती है और वो दोनों बेचारी मुंह लटका कर खड़ी रहती है। कुछ दिन बाद शालिनी सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसकी सास और ननंद दौड़ कर आती है और उसे उठाती है और धीरे धीरे उसे हॉल में लेकर जाती है। उसके पैर में चोट लगी होती है। कुछ देर बाद शालिनी को फ्रैक्चर हुआ है, पैर पर पट्टा चढ़ा है। वो हॉल में बैठी हुई है और उसकी सास और नंद साथ में खड़ी है। बेटा, तुम्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, पैर पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ भाभी, अभी आप आराम कर लीजिए। इतना बोलकर सास और नंद चली जाती है और शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, इन लोगों को अब और अच्छा मौका मिल जाएगा मुझे नीचा दिखाने का। मैं पापा को फोन करती हूँ, बोलती हूँ मुझे ले जाए, वरना मैं इन लोगों के भरोसे यहाँ नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि वो मेरे पापा मेरी मदद करेंगे, बल्कि ये लोग तो मुझसे बदला लेंगे। शालिनी अपने पापा को फोन करती है। मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, और यहाँ तुम्हारी मम्मी भी नहीं है, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? अरे अच्छा होगा कि तुम वहीं रहो, पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगा। इतना बोलकर उसके पापा फोन काट देते हैं। शालिनी की आंखों में आंसू है। पापा ने मुझे ले जाने से मना कर दिया क्या? उन्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है और पैसे भिजवा दूंगा, इस बात का क्या मतलब है? क्या मेरा और पापा का सिर्फ पैसों का रिश्ता है? तभी वहां उसकी सास और नंद आ जाती है जो उसके लिए खाना लेकर आए हैं। अरे बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू ज्यादा ही दर्द हो रहा है क्या? क्या तुम? हाँ, रुको, मैं अभी तुम्हारे पैर की सिकाई कर देती हूँ। कहीं और भी चोट लगी है क्या बेटा? बताओ तो। भाभी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मम्मी है ना आपका पूरा ध्यान रखने के लिए। ये देखो, मैंने आपके लिए मैगी बनाई है, आपको पसंद है ना भाभी? शालिनी अपनी सास और ननद को देखती रह जाती है और कुछ नहीं कह पाती। रात में शालिनी थोड़ा दूर टेबल पर रखा पानी का गिलास लेने की कोशिश करती है। तभी उसकी सास दौड़ कर आती है। अरे बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? अरे मुझे बोल देती। तुम उठने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, थोड़ा ध्यान रखो। वो मुझे पानी चाहिए था, बस वही ले रही थी। तुम मुझे या मीना को आवाज लगा दिया करो बेटा। रुको, मैं देती हूँ तुम्हें पानी। और तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? अगर ज्यादा दर्द है तो बताना, डॉक्टर ने दर्द की दवाई भी दी है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है। अगले दिन शालिनी की ननद हाथ में तेल लेकर आती है। भाभी लाओ, आपके सर में तेल लगा देती हूँ। कितने दिन हो गए आपने तेल नहीं लगाया है, बाल कैसे हो गए हैं रूखे से? अरे नहीं मीना, रहने दो, मैं खुद लगा लूंगी। नहीं, आप कैसे लगाओगी? आपके पैर में चोट है, आप खड़ी भी नहीं हो पाओगी। लाओ ना, मैं लगा देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। शालिनी की ननद उसके सर में तेल लगाने लगती है और शालिनी को तब एहसास होता है कि उसने अपनी सास और ननद के साथ कितना गलत किया था। शालिनी का पट्टा उतर चुका है। उसकी ननद और सास उसे सहारा देकर धीरे धीरे चलाने में उसकी मदद कर रहे हैं और उसे सोफे पर बिठा रहे हैं। तभी सास कहती है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना बेटा? धीरे धीरे चलना शुरू करोगी तो भाभी दर्द खत्म हो जाएगा। शालिनी रोने लगती है। उसका पति तभी वहां आ जाता है। ये देखकर उसकी सास और ननद डर जाते हैं। अरे बेटा, क्या हो गया? अब क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? भाभी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप रो क्यों रही हैं? गलती तो मुझसे हो गई थी मीना और माँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने आप लोगों को नहीं समझा। तुम लोग मेरे लिए कितना करते हो और मैंने तुम लोगों को गलत समझा। क्या बात है, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैंने आप लोगों से जितना भी गलत व्यवहार किया, उसके बाद भी आप लोग मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मैंने तो सोचा था कि मेरी चोट लग गई है और अब आप दोनों मुझसे इस मेरी जो बदतमीजी का बदला लेंगी,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप दोनों ने मेरा कितना ख्याल रखा, इतना तो मेरे माँ बाप भी नहीं रख पाते। तुम हमारी बहू हो बेटा, बल्कि मेरे लिए तो तुम मीना की तरह ही हो। हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते तो कौन रखता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। मैंने आप लोगों को इतना इंसल्ट किया, आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा और एक मैं अच्छी बहू बनकर ही दिखाऊंगी आपको। शालिनी अपनी सास और ननद को गले से लगा लेती है। आकाश भी खुश होता है। रात में शालिनी की सास उसके पिता से फोन पर बात कर रही होती है। मुझे पता था बहन जी, मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, बस उसे अपने पैसे और पिता का घमंड था। अगर मैं उसे उस दिन यहाँ लाने से मना नहीं करता तो वो कभी भी आपके प्यार को देख नहीं पाती। धन्यवाद भाई साहब, आपकी मदद की वजह से ही ये सब हो पाया है। अगर आपने उस दिन मुझे फ़ोन करके सब बताया ना होता, अगर ये मदद ना की होती तो ये सब नहीं हो पाता। और इस तरह से शालिनी के पिता की समझदारी और सास के प्यार और सूझबूझ से शालिनी को अपने ससुराल की अहमियत समझ में आ गई। और दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।